आज मैं दादाजी के चौपाल से जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक छोटी सी भूल। अरुणिमा बड़े दिनों से बहुत परेशान है। उसके साथ साथ उसके घरवाले भी बहुत परेशान हैं, परंतु सभी की परेशानियों का कारण अलग अलग है। अरुणिमा अपने हिसाब से है तो उसके परिवार वाले अरुणिमा की शादी को लेकर परेशान हैं। अरुणिमा कॉलेज के मुक्तांगन तक पहुंचकर अपनी पढ़ाई पूरी करके घर में बैठी है। उसके मन में एक इच्छा थी कि पढ़ाई लिखाई करके किसी सरकारी नौकरी में लग जाएगी, परंतु यह न हो सका और देखते ही देखते उसकी उम्र बढ़ती चली गई, जिसे लेकर अरुणिमा के माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। यह चाहते तो हैं कि जितना जल्द हो सके उसकी शादी करवा दी जाए, परंतु एक तरफ जहां उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वही बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके चेहरे की रौनक भी गायब होती जा रही है। उसके चेहरे पर से रौनक गायब होने के कारण यह लोग और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अरुणिमा की माँ शारदा देवी बड़े दिनों से सोचने लगी, क्यों ना मेरी बड़ी बहन कमला के ससुराल में जो एक पंडित जी है, उनसे मिलकर इस विषय पर चर्चा करके देखे कि हमारी बेटी की शादी को लेकर क्या समस्या है, क्योंकि जो भी रिश्ते आते हैं उसे पसंद ना आते और पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, ताकि कोई तो समाधान निकालने की कोशिश की जा सके। शारदा देवी अपनी बड़ी बहन कमला देवी के घर में पहुंची। वहां पर उन्होंने अपनी दीदी के साथ चर्चा करने के पश्चात वहां पर स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहते पंडित बद्री प्रसाद जी के पास पहुंची और सारे विषय खुलकर कहने पर पंडित जी कहने लगे, देखो जी, मैं तांत्रिक मत पर इस विषय की जानकारी करते हुए बता सकता हूँ। अगर आप लोग राज़ी हो तो मैं इस बात को पूरा करके देख सकता हूँ। शारदा देवी के कहने पर पंडित बद्री प्रसाद जी ध्यान मग्न होकर काफ़ी देर तक अपने इष्ट देवता की आराधना करते रहे। फिर एकाएक कहने लगे, तुम्हारी बेटी अरुणिमा, जो कि अपने ही घर के घनिष्ठ एक लड़के से प्यार करती है, दोनों रिश्ते से तो विपरीत लगते हैं, परंतु उम्र के हिसाब से बराबर है और केवल उम्र ही नहीं, दोनों एक साथ पढ़ते भी हैं। यहाँ तक कि दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अरुणिमा पहले भी एक बार गर्भ को गिरवा चुकी है, एक बार और गिराएगी अगर उसकी शादी नहीं हुई तो। तुमने अपनी बेटी को रोकने की चेष्टा न करते हुए बहुत बड़ी गलती की है। अपनी मानसिक तथा शारीरिक दबाव के चलते उसने ऐसा कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था। अरुणिमा सोचती है कि वह लड़का उससे शादी करेगा, परंतु नहीं करेगी। उसके घरवाले, विशेषकर उसकी माँ, इस रिश्ते को नहीं मानेगी। तुम एक माँ होकर भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखती। तुम्हारी बेटी अर्थात अरुणिमा की बहन प्रतिमा को सब कुछ मालूम है, उनसे पता कर लेना। अब तुम्हारे सामने जो समस्या है कि बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। किसी अनजान वालों के बीच अगर शादी करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो। शारदा देवी बगैर किसी को कहे अपने ही मन में सोचने लगी, पंडित जी ने ये कैसी बात सुनाई है? उन्होंने जो सुनाई है, क्या वह सच है? ये अपनी दीदी कमला की ओर निर्लिप्त नज़रों से ताकने लगी, पर कुछ न कह सकी। कमला देवी
अपने प्यार भरी भावनाओं से अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देने लगी, परंतु कुछ न कह सकी। पर इशारों से बहुत कुछ कहना चाहा और चुपचाप रह गई। शारदा देवी अपने घर में आई। अपने मन की पीड़ा को अपने में ही छुपाने की बहुत कोशिश करती। उन्हें कभी कभी मन में ऐसा लगने लगा, काश पंडित जी की कही बातें मिथ्या होती तो। परंतु पंडित जी तो अपने इष्ट देवता की आराधना करते हुए ये बात कही। ऐसे में यह मिथ्या कैसे हो सकता है? यह इन बातों को अपने पति संग भी नहीं कह सकती। अपने घर में यूं ही चिंतामग्न अवस्था में समय व्यतीत करती रहती है। ऐसे में अरुणिमा की नज़र पड़ती है तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और धीरे से पूछने लगी, माँ, कई दिनों से मैं तुम्हें बहुत परेशान देख रही हूँ। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शारदा देवी किसी प्रकार के जवाब दिए बगैर चुपचाप उठकर अपने काम में लग जाती है, परंतु किसी को कुछ कह ना सकी और मन ही मन सोचने लगी, मैं अपनी बेटी से इस विषय पर कैसे बात करूं, जिसे मैं अपने हाथों से पाली, कभी किसी की कमी महसूस न होने दी, परंतु यह लोग हमारे मान सम्मान की तो परवाह ही नहीं किए। आज पंडित जी ने जो बातें कही, अगर वह सच है तो अरुणिमा की जीवन तो बर्बाद हो गया। अब उसका क्या होगा? कुछ दिन और बीत गए। अरुणिमा सदा अपने बारे में सोचते हुए मन ही मन न केवल परेशान रहती, अंदर ही अंदर घबराई हुई है। उसे भी अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि उसके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट गई कि किसी को कुछ कह भी नहीं सकती और उन्हीं बातों को लेकर सोचते हुए परेशान रहती है और उसी के कारण उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। कुछ दिन और बीत गए कि एक रोज़ अरुणिमा बहुत जिद करते हुए अपनी माँ को बार बार पूछती रही, माँ, बड़े दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। अगर बीमार हो तो दवाई वगैरह समय पर ले लो, नहीं तो कल को और ज़्यादा बीमार पड़ोगी तो। अरुणिमा की माँ शारदा देवी कुछ कहे बगैर काफ़ी देर तक अपना सर नीचा करके बैठी रही। फिर बड़ी देर के बाद कहने लगी, बेटा, मैं तेरी मौसी के वहाँ पर गई थी। वहाँ पर मंदिर में एक पंडित जी रहते हैं जो तेरे बारे में बहुत सी बातें कहे हैं, जो मुझे विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वह बहुत बड़े साधक है। अपने इष्ट देवता के सामने बैठकर मुझे गलत भी नहीं कह सकते। अब अरुणिमा अपनी माँ के चेहरे से अपनी नज़रें हटा लेती है और काफ़ी देर तक नज़रें झुकाकर चुपचाप रह गई और अपने बारे में सोचते हुए एकाएकी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक इस तरह रहने के बाद अरुणिमा अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर फफक कर रो पड़ी और भावनाओं में आकर एकाएक अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई। शारदा देवी कुछ कहे बगैर केवल अपने हाथों से उसे सहलाते हुए सांत्वना देने लगी। काफ़ी देर के बाद जब अरुणिमा ने रोना बंद किया तो शारदा देवी अपनी आंखों से इशारा करते हुए पूछने लगी, क्या बात है? मुझे खुलकर कहेगी तो कुछ तो हम उपाय ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। एक गहरी सांस छोड़ते हुए अरुणिमा कहने लगी, नहीं माँ, तुम कोई उपाय नहीं कर सकती। मैंने जाने अनजाने में जो अपराध कर बैठी उसका समाधान नहीं है। संजीव और मैं एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हम दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया और मैं कभी कभी प्रतिमा दीदी के घर जाया करती थी, तो उस मौके पर उसने मेरे साथ घनिष्ठता बनाने की
कोशिश करता रहा और ऐसे में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सोचा कि शायद भविष्य में हमारे बीच रिश्ते की डोर बन जाएगी, परंतु जब जब समय बढ़ता चला गया तो मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। मैं संजीव पर दबाव बनाती रही। संजीव मुझसे शादी करके घर बसाने को राज़ी तो है, परंतु उसकी माँ हमारे रिश्ते को नहीं मानती। संजीव भी मुश्किल में पड़ गया कि अगर मैं मुझसे शादी करके अलग रहने लगा तो उसके घर वाले उससे नाता तोड़ देंगे और उनकी प्रॉपर्टी से एक रत्ती भर भी अपने बेटे को नहीं देंगे। तुम तो जानती हो कि संजीव अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और फिलहाल वह अपने से कुछ नहीं करता। अपने पिताजी के बिजनेस को ही संभाल रहा है और नौकरी की तलाश भी कर रहा है। मैं अपनी दीदी के ज़रिए इस बात को संजीव की माँ तक पहुँचाई, परंतु वह अड़ी रही और बस कहते हुए अरुणिमा रुक गई। शारदा देवी ने अपने ही मन में सोचा, इसका मतलब है कि पंडित जी ने जो कहा 16 आने सही है, परंतु संजीव के साथ? संजीव कई मरतबा हमारे घर में आया है। प्रतिमा के जेठानी जी का बेटा है। इस लिहाज से प्रतिमा उसकी और अरुणिमा उसके साथ? छी, ये क्या अनर्थ कर डाला। जानती हूँ कि अरुणिमा और संजीव दोनों ही एक ही उम्र के हैं, फिर भी मैं संजीव को दोष क्या दूँ? और संजीव की माँ सुधा भी इस बात को क्यों मानेगी? आखिर अपने ही देवरानी के बहन को ये कैसे संभव हो सकता है? अरुणिमा को भी यह बात समझ में आनी चाहिए थी कि रिश्तों के भी कई मायने होते हैं। बच्चे लोग चाहे कुछ भी करें, क्या कोई माता पिता ऐसे रिश्ते को मान सकते हैं? आखिर समाज और रिश्तेदारी भी कुछ होती है ना। लोग अपने रिश्तेदारों के बीच अपने चेहरे को कैसे दिखाएंगे? शारदा देवी धीरे से कहने लगी, बेटा, अब जो हो गया है उसे भूल जा। इसे एक दुर्घटना के रूप में मानकर तेरे खून के साथ जो पल रहा है उसे आगे पनाह देने की कोशिश ना कर, नहीं तो हमारे रिश्ते और भी कलंकित हो जाएंगे। यह जो कहानी है उसके पन्नों को यहीं पर फाड़कर फेंक दे। आगे उस पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहे इस पर आगे कुछ भी करें, किसी को जलील करके अपने मन को तसल्ली कर लेंगे, परंतु कोई भी तुम्हारे आबरू को बचाने नहीं आएगा। दूर खड़े होकर लोग तरह तरह की बातें ज़रूर करेंगे, तुम्हें सांत्वना देने को बहुत से लफ्ज़ कहते रहेंगे, जितने ज़ुबान उतनी बात होगी। आखिर में हमने यही देखा कि दुनिया के सामने बेआबरू करके जलील करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। सभी अपने अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं। रास्ते में हर तरह के लोग मिल जाते हैं, सभी के अलग अलग मतलब होते हैं। आखिर में भोगना किसे पड़ता है? अगर हम लोग इस बात को लेकर किसी को बेआबरू करने की ज़िद पकड़ लेते हैं तो सबसे पहले हम खुद ही बेआबरू हो जाएंगे और उसे ढकने के प्रयास में कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसे में मैं तो यही कहूँगी कि बेटा, इस विषय को यहीं पर ही ख़त्म कर डाल, इसे यहीं पर दफना दे। अपनी ज़ुबान को सील कर अपने मन को मजबूत करते हुए तुझे आगे की ओर बढ़ना होगा और तुझे ऐसी भावनाएं जतानी होगी कि मानो कुछ भी नहीं हुआ है। तुझे पुराने दिनों को भुलाकर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी होगी। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आप लोगों के लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से
पेश कर सकें। धन्यवाद।